बताया कि ये इंडियंस हैं, हम बांग्लादेशी हैं। तो उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं रहेंगे, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री पे जहाँ उनका कब्जा था कि इनको टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाओ। तो वो उनको सबको टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को अलग रख दो, हिंदुस्तानियों को अलग रख दो। दोनों को अलग अलग रख दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को एरबिल छोड़ाओ। तो वो केटरर बोला कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी और मैं अपनी वैन में बिठाकर उनको एरबिल ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस रात हरजीत ने क्या जुगाड़ किया ये उसे मालूम है। मेरा जो अनुमान है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि उसने कंपनी के मालिक को ये कहा कि हरजीत मसीह को मुस्लिम नाम देकर बांग्लादेशियों के साथ निकाल दो। तो कंपनी का मालिक कहता है कि मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैं अली बोल रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे यहाँ तो अली नाम का लड़का कोई काम ही नहीं करता। तो उसने कहा नहीं, मैं वो हूँ जिसको बांग्लादेशियों के साथ निकालना है। तो उसने कहा अच्छा। तो केटरर ये कह रहा है कि मैं बांग्लादेशियों के साथ अली बनाकर हरजीत मसीह को एरबिल छोड़कर आया। और सभापति जी, एरबिल के नाते से ही हरजीत का मुझे फ़ोन आया। पहली बात उसकी मुझसे जब हुई तो मैंने उससे ये कहा कि तुम यहाँ पहुँचे कैसे। पंजाबी में वो बात कर रहा था। तो मैंने कहा तुझे कितना पहुँचे थे? मैनू नहीं जी पता, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है आपको नहीं पता? आप बात कर रहे हैं मुझसे, एरबिल से बात कर रहे हैं, आप ये तो बताइए। नहीं आंटी जी तुसी मैनू कढ़ दो, मतलब आप मुझे निकाल लो। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें ज़रूर निकालूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ पहुँचे कैसे, तो कितना पहुँचा? नहीं जी ये मैनू नहीं पता। 3-4 बार मैंने पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। और बाद में उसने ये कहानी घड़ी कि हम तो जंगल में हमको ले जाया गया, सबको एक कतार में खड़ा कर दिया, 39 लोगों के सिर में गोली लगी, मेरे ही पाँव में गोली लगी, इसलिए मैं तो चला आया और वो 39 लोग मारे गए। ये सारी कॉक एंड बुल स्टोरी थी। लेकिन हरजीत मसीह की कहानी सच नहीं थी। वो अली बन के पहले ही निकल गया था उस केटरर के वैन में बैठकर। ये तो हरजीत की कहानी। अब जब उन्होंने बताया कि उसके अगले दिन ISS वालों ने देखा कि 40 लोग नहीं है, वो रोज रात को गिनती करके सोते थे, ये तो 39 हैं। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि ये यहाँ रखना इनको ठीक नहीं है। तो उन्होंने ISIS के अपने कमांडर से कहा कि आप इनको बदूश ले जाओ। कंपनी का मालिक कहता उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि बदूश में एक प्रिजन भी है जहाँ ISIS के लोग थे। उन्होंने उसे जेल में रखा या मार डाला, उसने कहा उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं। लेकिन उससे सूत्र पकड़कर फिर जनरल साहब, हमारे वहाँ के राजदूत प्रदीप राजपुरोहित और इराक सरकार ने एक अधिकारी साथ दे रखा था, क्योंकि जिस दिन मैं सदन में बोली थी उस दिन इराक के विदेश मंत्री यही थे। और उनसे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जनरल साहब इस बार जब आएँ तो इराक सरकार का कोई व्यक्ति साथ हो ताकि उनको खोजने में आसानी हो। तो उन्होंने कहा था आप बिल्कुल भेजिए, हम अधिकारी देंगे। तो ये 3 जने, जनरल VK सिंह, हमारे राजदूत और इराक का अधिकारी, ये तीनों बदूश के लिए निकले, क्योंकि संपर्क ये था कि बदूश में वहाँ ले गए। और वहाँ जब ये सारा घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ, तो वहाँ उन्हें एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ एक माउंड है दूर गांव में, वहाँ लगता है बहुत लोगों को एक साथ दफनाया गया है, आप एक बार वहाँ जाकर देखिए। अब ये जब माउंट पे गए तो माउंट पे तो कुछ बाहर से दिखता नहीं था। तो इन्होंने इराकी अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करके ये कहा कि मुझे डीप पेनिट्रेशन रडार चाहिए। डीप पेनिट्रेशन रडार से नीचे तक जाकर देखो कि नीचे क्या है। डीप पेनिट्रेशन रडार से दिखाई पड़ा कि नीचे बॉडीज़ हैं। तो जनरल साहब ने कहा इराक की अथॉरिटीज़ को कि इसको खुदवाइए और बॉडीज़ एक्सह्यूम कराइए। सभापति जी, पूरे का पूरा माउंट खुदवाया गया, बॉडीज़ एक्सह्यूम कराई गई और उस बॉडीज़ में से 2 निशान ऐसे मिले, एक तो लंबे बाल मिले, एक कड़ा मिला और कुछ ID कार्ड्स मिले, कुछ जूते ऐसे मिले जो कि इराकी जूते नहीं थे। सारे बॉडीज़ एक्सह्यूम कराई गई और वो सारे के सारे मॉर्टल रिमेन्स जो उस माउंट में से निकले वो बगदाद भेजे गए। इससे पहले चूँकि मौसूल के कब्जा मुक्त होने के बाद से 20-22 दिन तक किसी का कोई फ़ोन नहीं आया था, तो उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद कम होती जा रही थी और मृतक शरीरों में हम लोगों को ढूंढ रहे थे। तो जो मास ग्रेव्स थी वो एक मॉर्चुरी फाउंडेशन, मार्टियर्स फाउंडेशन है जिसका विश्लेषण वो मास ग्रेव्स का कर रही थी। तो हमने उनको संपर्क किया था और कहा था कि आप हमारे लोग इसमें ढूंढ दो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप DNA सैंपल ला दोगे, या तो डायरेक्ट उनके माँ बाप के या सगे बहन भाइयों के, तो हम ढूंढ देंगे।
तो हमने सबके डीएनए सैंपल, 4 राज्य सरकारें इन्वॉल्व थी, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और बिहार, चारों राज्य सरकारों से संपर्क करके सबके डीएनए सैंपल उनको भेज दिए थे। तो वो डीएनए सैंपल उनके पास थे। जब हमने ये बॉडीज भेजी बगदाद में, तो हमारे राजदूत से हमने उनसे अनुरोध करवाया कि आप इसको जरा प्राथमिकता पर कर दीजिए, हमें लगता है कि ये हमारे लोग हैं, क्योंकि जो बॉडीज जिस तरह की दिखी हैं, जिस तरह के चिन्ह मिले, आप इनको देख लीजिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मार्टियर्स फाउंडेशन के, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने जो हमने बॉडीज इस माउंड में से एक्सह्यूम करा के भेजी थी, उसका उन्होंने डीएनए टेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहला मैच किया संदीप नाम के लड़के का। जैसे उन्होंने खबर दी कि संदीप का डीएनए, तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि बॉडीज भी पूरी 39 थी, ये भी एक चिन्ह था, उसमें से बॉडीज भी पूरी 39 निकली थी। उसके बाद एक डीएनए होता चला गया। राजदूत खबर देते रहे, आज 5 हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 10 हो गए हैं। लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का डीएनए मैच हो गया है और 39वें का डीएनए 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है। तो डायरेक्टली माँ बाप का सैंपल नहीं है, क्लोज रिलेटिव का सैंपल है। लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि प्रोसेस इज अंडर वे, हम इसको खत्म नहीं कर रहे, दोबारा देखेंगे, क्योंकि वो डीएनए बोन से निकाल रहे, हड्डी से निकाल रहे, बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन आज वो 1:30 बजे, हिंदुस्तान के 1:30 बजे, वहाँ से मार्टियर्स फाउंडेशन की हेड स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताएंगी कि जो बॉडीज भारत सरकार द्वारा हमें दी गई थी 39, उसमें से 38 के डीएनए मैच कर गए हैं और उन्होंने क्या डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया अपनाई है, इसका भी पूरा ब्यौरा वो वहाँ देंगी। और 39वें का अंडर प्रोसेस है। तो जो बात मैंने कही थी कि दोनों के पक्के सबूत हैं, यानी हरजीत मसीह अली बनकर निकला, इसका सबूत कंपनी का मालिक दे रहा है जहां वो काम करता था, और वो मारे गए हैं। डीएनए मैचिंग से बड़ा सबूत इसका नहीं हो सकता। लेकिन सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये काम बहुत जटिल था, बहुत ज़्यादा दुर्गम था, बहुत ही कठिन था, इसमें बहुत बाधाएं थी। इतना बड़ा देश, बियाबान, रेगिस्तान, इतना बर्बर आतंकी संगठन कि जब मोसुल मुक्त हुआ तो केवल लाशों के ढेर थे। इतने मृतकों में से अपने लोगों को ढूंढना, मैं इसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपनी तरफ से जनरल वीके सिंह का। वो इतने तारीफ के काबिल हैं, मैं जितनी तारीफ उनकी करूं उतनी कम है। उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया, सारी कठिनाइयों को झेला। जिस दिन बदूश गए उस दिन रात को एक किसी गांव के एक छोटे कमरे में वो जमीन पर 3 लोग सोए हैं, लेकिन उन सारे कठिनाइयों को झेलते हुए वो अंत तक पहुंचे। और जो बात मैंने यहाँ कह दी थी कि बिना सबूत के मृत घोषित नहीं करूंगी, पक्का सबूत मिलेगा तो मृत घोषित करूंगी, वो वाकई वो सबूत खोज कर लाए। लेकिन उनके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इराक सरकार का, जिन्होंने हमारी बात मान करके अपना अधिकारी साथ दिया खोजने में, वरना मास ग्रेव्स में तलाशते रहते। अपना माउंड उन्होंने, और कौन करता है सभापति जी, डीप पेनिट्रेशन रडार से पहले नीचे जाकर के देखना, फिर पूरे का पूरा गड्ढा, पूरे का पूरा माउंड खुदवाना, फिर बॉडीज एक्सह्यूम करानी, फिर उनको बगदाद ले जाना और वहाँ फिर परीक्षण करना। और तीसरा आभार मैं करना चाहूँगी मार्टियर्स फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को केवल स्वीकार ही नहीं किया। ये बात 27 जुलाई की है और आज वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वाले हैं कि हमारा ये डीएनए मैच कर गया है। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने 3 वर्षों तक बहुत धीरज से इस तलाश को जारी रखवाया और कभी मेरा हौसला पस्त नहीं होने दिया। हमेशा ये कहा कि तुम इस तलाश को जारी रखो। मैं अब ये कहना चाहूँगी कि हमने अपने राजदूत को कह दिया है कि वहाँ वो तैयारी करे। हम केवल घोषणा तक नहीं रुक रहे हैं। जनरल वीके सिंह जहाज लेकर यहाँ से इराक जाएंगे। उनके पार्थिव शरीर कॉफिन्स में पूरे सर्टिफिकेट के साथ, केवल उनके नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ नहीं, मार्टियर्स फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के साथ कि इनका डीएनए कला से मैच हुआ है, ताकि ये वही व्यक्ति है। उनके जहाज में उनके पार्थिव शरीर लेकर आएंगे। जहाज पहले अमृतसर उतरेगा, 31 लोग उसमें पंजाब के और 4 हिमाचल के, उनको हम वहाँ बॉडीज देंगे। फिर पटना जाएंगे उसी जहाज को लेके। जो बिहार के लोग हैं उनके पार्थिव शरीर वहाँ के परिवारजन को सौंपेंगे। वहाँ से कलकत्ता जाएंगे और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको सौंपेंगे। कहते हैं सभापति जी, मरे का सब्र आ जाता है, खोए हुए का सब्र नहीं आता। अगर ये खोए हुए रहते, मिसिंग कैटेगरी में रहते जो आज तक थे, तब तक एक आस बंधी रहती, क्लोजर नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था
कि मैं पक्के सबूत के साथ क्लोजर करूंगी। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम उनके परिवारजन को उनके बच्चों की अस्थियां, उनके पार्थिव शरीर दे देंगे तो भले ही रोध होकर सही, लेकिन वो क्लोजर कर देंगे। मैं चाहूँगी कि आज ये सदन उन सब के प्रति मौन रहकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे और उन परिवार को सांत्वना दे जिन परिवार वालों के बच्चे 3 साल बाद भले ही जीवित नहीं, लेकिन कम से कम उनके पार्थिव शरीर उन तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, ये बहुत प्लीज ये चर्चा का विषय नहीं, सवाल का विषय, सवाल का विषय नहीं, प्लीज बैठ जाइए। बाजवा जी मतलब हर एक व्यक्ति खड़े होकर कुछ बोलना चाहे तो फिर करना क्या, आप लोग समझ में नहीं आ रहे। मित्रों, बहुत दुखद, you don't want this silence also to be observed, then okay, if you don't want, then what is happening to this house? You don't even have minimum courtesies. बहुत दुखद समाचार है पूरा देशवासियों के लिए। As a mark of respect to the memory of those Indians who got killed in Iraq by ISIS, we will observe 2 minutes silence. I request the honorable members to rise in their places and observe silence. Shanti, Shanti, Shanti. Honorable members, before I go to 0 hour, the leader of the opposition want to make a. मैं उसी पर आपका ही बोलने वाला हूँ। इसको रुकाओ। सर, सबसे पहले जो अभी सुषमा स्वराज ने कहा कि मरे का सब्र आ जाता है लेकिन खोए का सब्र नहीं आता, क्योंकि तलाश लगातार और ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा था कि 2015 से इराक से लापता हुए थे भारतीय कहां हैं। फिलहाल सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि उनकी तलाश पूरी हो गई है।